नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 21 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब बनाया गया है। जो हमारा विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस 2024 हाल ही में 17 मई को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 17 मई को ये बनाया गया है। तो कब हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17 मई को इसे बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो दुनिया भर में 17 मई गुरुवार को, कब 17 मई गुरुवार के दिन जो टेली कम्युनिकेशन एंड जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल रूप पर इसे सेलिब्रेट किया गया है। और जानते हैं इसे किसने पहली बार बनाया था? जो हमारी जो संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी है, सबसे विशेष एजेंसी है, क्या नाम है? जो आईटीयू, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू ने, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने इसे पहली बार कब बनाया था? इसे बनाया था 17 मई 1969 को। 17 मई 1969 को इसे पहली बार बनाया था। किसे बनाया था? जो विश्व दूरसंचार दिवस है, विश्व दूरसंचार दिवस को जो आईटीयू ने है वो पहली बार कब बनाया था? वो पहली बार बनाया था हमारा 17 मई को बनाया था। 1969 में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1969 में आईटीयू के द्वारा इसे पहली बार बनाया गया था। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से क्या रहा है ये जानते हैं। इसे बनाने का, जो सेलिब्रेट करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है वो जानते हैं। जो इसका उद्देश्य रहा है लोगों के मन में जो दूरसंचार के लिए प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य रहा है। और साथ ही इसके अलावा दुनिया भर में जो डिजिटल डिवाइस के प्रति लोगों को जागरूक करना, डिजिटल डिवाइस के प्रति लोगों को जागरूक करना कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा यूज करें और इसका सही यूज करें और अच्छी तरह से इसका यूज किया जा सके। और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से इसे बनाया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में जो मालती जोशी का निधन हुआ है वे कौन थी? जो मालती जोशी है हमारी, हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो जो क्या थी हमारी, एक हमारी तबला वादक थी। ठीक है, तबला वादक थी, एक कथावाचक थी। कौन सी? तबला वादक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तबला वादक थी हमारी मालती जोशी थी। ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। जानते हैं इनके बारे में। और जो मालती जोशी के बारे में, जो प्रसिद्ध कथाकार भी रह चुके हैं, साथ ही ने एक अवार्ड भी मिला चुका है। कौन सा? जो भारत के शीर्ष अवार्ड्स में से आता है, जो पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। क्या किया गया है यहाँ देख सकते हैं आप, इनको स्वीकार करते हुए, पद्मश्री अवार्ड स्वीकार करते हुए। यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं आप इनकी, जो पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है मालती जोशी जी का। और हाल ही में उनका 90 वर्ष की आयु में क्या हो गया? उनका निधन हो गया है। कब हुआ है? जो हमारी 15 मई 2024 को उनका जो आवास था, उनका जो घर है वो दिल्ली में है और वहां पर ही उनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है 90 वर्ष की आयु में। आप देख सकते हैं क्या रोग था इन्हें, कि किस कारण से इनकी मृत्यु हो गई है? वो यह उनकी जो अन्न प्रणाली के कैंसर के कारण, जो अन्न प्रणाली का उन्हें कैंसर था, उसकी वजह से इनकी 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है उसके पूर्व अध्यक्ष का क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया है। जो हमारे एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर सोसाइटी के एक अध्यक्ष थे, कौन थे? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष थे, कौन थे? वो थे हमारे नरेश मोहन जी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, नरेश मोहन जी है। हाल ही में उनका देहांत हो गया है। एक हमारे दिग्गज कह सकते हैं उनको, एक प्रतिष्ठित मीडिया दिग्गज कह सकते हैं। साथ ही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी एनआईएएस के वो अध्यक्ष नरेश मोहन जी का गुरुवार की सुबह है उनका देहांत हो गया है। कितने वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया है? 82 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया है। 82 वर्ष की आयु में वो हमारे हमसे विदा ले चुके हैं। 82 वर्ष की आयु में वो हमसे विदा ले चुके हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है गुरुवार की सुबह। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जानते हैं इनके बारे में, जानते हैं किस किस और कंपनी में उन्होंने काम किया है, किस टेलीकास्ट जो कंपनी है उनमें उन्होंने काम किया है। वो किया है हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स में जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, हिंदुस्तान टाइम्स में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, यूनाइटेड जो न्यूज ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में, और साथ ही जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में उन्होंने कुछ काम किया है। ये कुछ मुख्य कंपनियां थी, इन्होंने इनमें काम किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हाल ही में वोट गिरे गए थे 16 मई को, तो उनके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो कौन चुने गए? वो चुने गए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए। जानते हैं कपिल सिब्बल के बारे में, जो वरिष्ठ वकील रह चुके हैं, वरिष्ठ वकील है। और साथ ही जो राजनेता कपिल सिब्बल ने कितने वोटों से जीत हासिल की है? 1066 वोटों से। कुल कितने वोटों से? 1066 वोटों से यहाँ पर क्या जीत उन्होंने हासिल किया। आप देख सकते हैं कपिल सिब्बल की यहाँ पर पिक्चर भी है। साथ ही 16 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया है?
सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन एससीबीए के क्या गिरे थे, वोट गिरे थे, उसमें उन्होंने 1066 वोटों से अपनी भारी जीत उन्होंने हासिल की है। जानते हैं उनके प्रतिद्वंदियों के बारे में? कपिल सिब्बल के जो नजदीकी प्रतिद्वंदी थे कौन थे? जो उनके वकील थे प्रदीप राय को 689 वोट मिले हैं। जो उनके प्रतिद्वंदी थे वकील जो प्रदीप राय को 689 वोटों पे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में जो भारत और मंगोलिया की 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है, तो वो कहाँ की गई है? वो की गई हमारी कहाँ की गई है? उलान बटार में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उलान बटार में की गई। उलान बटार हमारी मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार। उसमें इसे आयोजित किया गया है। हमारी 12वीं क्या है? कार्य समूह की क्या है? कार्य समूह की बैठक होगी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो 16 से 17 मई 2024 को इसे चलाया गया था, 16 से 17 मई को इसे के बीच यहाँ पर बातचीत हुई थी। जो भारत और मंगोलिया के बीच क्या हुई थी? राजधानी, जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में इसे आयोजित किया गया था। साथ ही जो मंगोलिया है, मंगोलिया के बारे में जाने तो ये हमारे एक उत्तर मध्य एशिया क्या है? देश है। उत्तर मध्य एशिया देश है, जो कि हमारी भूमि से घिरा हुआ एक उत्तर मध्य एशिया देश है। और साथ ही इसके जो पड़ोसी देश है वो कौन लगते हैं? जो उत्तर में है इसमें रूस लगता है, और साथ ही दक्षिण में इसमें चीन लगता है। उत्तर में इसके रशिया आता है, और साथ ही इसके दक्षिण में कौन आता है? चाइना आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जानते हैं इसके बारे में। और जो मंगोलिया है, जो मंगोलिया में मुख्य रूप से बौद्ध देश है, ये हमारा मुख्य रूप से एक बौद्ध देश है। इसमें ज्यादातर जो हमारे तिब्बती बौद्ध धर्म पाया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म यहाँ पर अनुयायियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, यहाँ पर पालन उसका किया जाता है। एक बौद्ध धर्म देश है। ठीक है, राजधानी इसकी उलान है, आपको बता दिया होगा, उलान बटार इसकी राजधानी है। और साथ ही जो इसमें करेंसी चलती है, करेंसी कौन सी चलती है? इसमें चलती है जो तुगरिक है, तुगरिक इसमें मुद्रा चलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में जो नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक चुनी है? जो नंदिनी डेयरी है T20 वर्ल्ड कप के लिए जो हमारे स्कॉटलैंड की टी शर्ट पर उसका लोगो डिजाइन छापा गया है, लोगो छापा गया है, उसके लिए वो उसकी सह प्रायोजक बनी है। तो किसकी? ऑप्शन सी सही है, स्कॉटलैंड की वो सह प्रायोजक बनी है। जानते हैं जो नंदिनी डेयरी के बारे में। नंदिनी डेयरी है वो जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 हाल ही में होने जा रहा है, उसमें जो स्कॉटलैंड की पुरुष टीम की आधिकारिक क्या बन गई है? प्रायोजक होगी। ठीक है, जानते हैं जो उसका ब्रांड का नाम है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी इसका लोगो की, जो ब्रांड का नाम है और साथ ही लोगो है वो कन्नड़ भाषा में होगा। कन्नड़ भाषा में जो स्कॉटलैंड की टी शर्ट है उस पर छपा होगा। हाल ही बुधवार को जो स्कॉटलैंड की है टी शर्ट है वो लॉन्च की गई है, तो उस पे कन्नड़ भाषा में इसे लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? जो हाल ही में सीबीआई में जो अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? वो AYEV कृष्णा और साथ ही N वेणुगोपाल को किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों को किया गया है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो AYEV कृष्णा और साथ ही N वेणुगोपाल दोनों को किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, कौन से आईपीएस अधिकारी हैं? दोनों आईपीएस अधिकारी AYEV कृष्णा और N वेणुगोपाल को सीबीआई के अतिरिक्त प्रभार संभाला गया है, अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। और असम मेघालय के कैडर के 1995 बैच के हैं हमारे कृष्णा है, वो कौन से है? जो असम मेघालय कैडर बैच के 1995 के आईपीएस अधिकारी है हमारे, कौन है? कृष्णा है। और साथ ही जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, जो हमारी कौन सी सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो हमारी बल है उसका सीआरपीएफ का, उस पर वो हाल ही में काम कर रहे थे। तो वो कर रहे थे महानिरीक्षक के रूप में, जो सीआरपीएफ के वो हाल ही में काम कर रहे थे। अभी उनको नया जो हमारे निदेशक नियुक्त किया गया है, किसका? जो हमारे सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किस देश में माउंट ईयू ज्वालामुखी फटा है? जो माउंट ईयू ज्वालामुखी है वो हाल ही में फटा है, तो उसके भारी विस्फोट हुआ उसमें। तो कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में फटा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया में ये फटा है। माउंट ईयू इसका नाम है। तो ये ज्वालामुखी फटा है। जो इंडोनेशिया माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट में जो 5 किलोमीटर ऊंची राख उठी है, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची इसमें राख उठी है। 5 किलोमीटर, जो हमारी 5 किलोमीटर ऊंची राख इसमें उठी है। और साथ ही क्या हुआ है? जो इंडोनेशिया का जो ईबू ज्वालामुखी कब फटा है? 13 मई को सुबह फट गया है। 13 मई सुबह को ये फटा है। और साथ ही क्या हुआ है? जिससे क्या हो, आसमान में कई मीलों दूर तक, कई किलोमीटर तक जो भूरे रंग की राख है वो फैली हुई है। 13 मई को ये फटा है सुबह, और कई किलोमीटर दूर तक जो भूरी राख है वो फैली हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भारी विस्फोट इसमें हुआ है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा आज का। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? किस देश के प्रधानमंत्री है वो हाल ही में चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? तो वो कौन होंगे? नेपाल के हमारे क्या है? प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपाल के वो क्या है?
प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का क्या करेंगे, सामना करेंगे। जानते हैं नेपाल के हमारे प्रधानमंत्री कौन है। नेपाल के जो हमारे प्रधानमंत्री वो हमारे पुष्प कमल दहल। उन्होंने किस नाम से और जाना जाता है, प्रचंड नाम से भी उन्हें जाना जाता है। प्रचंड नाम से भी जो नेपाल के हमारे प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल को जाना जाता है। जो हमारी संसद में उथल पुथल के बीच उन्होंने अपना सोमवार को अपना चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए क्या किया गया है, तैयार हो गए हैं, तैयार हैं। ठीक है, चौथा क्या है, विश्वास, हमारा चौथा विश्वास मत लेने के लिए वो क्या है, सोमवार को तैयार है। और साथ ही एक आरोप भी लगाया गया है किसके ऊपर, जो मंत्री लामिछाने पर हाल ही में आरोप लगाया गया है। आरोप क्या है, वो है जो हमारी सहकारी योजना है उनमें क्या किया गया है, धोखाधड़ी का आरोप उनमें लगाया गया है। गृह मंत्री लामिछाने हैं, लामिछाने पर सहकारी जो योजनाएं हैं उनमें जो धोखाधड़ी का आरोप उन पर लगाया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री की पिक्चर भी यहाँ पर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस बनाया। अपने इंडिया राज्य में, हमारे अपने इंडिया राज्य में हाल ही में 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस बनाया, तो बनाया है सिक्किम ने अपना 49वां स्थापना दिवस बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा स्थापना दिवस है, 49वां स्थापना दिवस, याद रहे, और 16 मई 2024 का। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और जो 16 मई 2024 को सिक्किम ने अपना 49वां स्थापना दिवस बनाया है। और साथ ही जानते हैं पहली बार इसे कब बनाया गया था, 1975 में भारत का 22वां राज्य इसे घोषित कर दिया गया था। 1975 में इसे पहली बार बनाया गया था। साथ ही जो सिक्किम है वो हमारा 22वां राज्य घोषित किया गया था। जो 22वां राज्य है उसे घोषित किया गया था, ये भी जान लीजिए कौन सा राज्य है, 22वां राज्य इसे सिक्किम को घोषित कर दिया गया था 1975 में। जानते हैं जो हमारे सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा है वो किसे हमारे संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, वो दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से पूर्ण राज्य का जो सिक्किम को दर्जा दिया गया था, 36वां जो हमारे संविधान संशोधन है। ठीक है, कौन सा 36वां जो हमारे संविधान संशोधन। जानते हैं सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है, सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो 7096 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है जो हमारे सिक्किम है उसका क्षेत्रफल कितना है, सिक्किम का जो क्षेत्र है वो 7096 वर्ग किलोमीटर सिक्किम का क्षेत्र है। जानते हैं सिक्किम के बारे में। जो हिंदू धर्म और जो वर्जियान बौद्ध धर्म यहाँ के धर्म है, कौन से है, जो हिंदू धर्म और साथ ही जो हमारे वर्जियान बौद्ध धर्म है यहाँ के मुख्य धर्म है। दो धर्म यहाँ के मुख्य है, कौन है, हिंदू धर्म और साथ ही वर्जियान जो बौद्ध धर्म है यहाँ के मुख्य धर्म पाए जाते हैं। और सिक्किम की राजधानी जाने, सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा राज्य है सिक्किम में कौन है, गंगटोक। दो नाम लेकर चलता है, साथ ही सिक्किम की राजधानी भी गंगटोक और साथ ही क्या है, सबसे बड़ा शहर भी हमारा गंगटोक ही है सिक्किम में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।